हेलो। आज हम देखेंगे डॉकर रीस्टार्ट पॉलिसी। ये डॉकर रीस्टार्ट पॉलिसी डॉकर का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये रीस्टार्ट पॉलिसी हमें क्यों पढ़ना है, उसके लिए हमें डेवऑप इंजीनियर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें समझनी होगी कि एक डेवऑप इंजीनियर की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एप्लीकेशन को हमेशा किस स्थिति में रखना है, चालू स्थिति में रखना है। एप्लीकेशन का डाउन होना, एक सेकंड के लिए भी डाउन होना इज डायरेक्टली इक्वल टू द बिजनेस लॉस। ठीक है। एक डेवऑप इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन को 24 घंटे और 365 दिन उसको अप एंड रनिंग रखना। एक सेकंड के लिए भी एप्लीकेशन डाउन मतलब बिजनेस लॉस। इफ योर एप्लीकेशन इज डाउन इट विल डायरेक्टली इक्वल टू योर बिजनेस लॉस। और हमें अचीव करना हो 99.99% अप टाइम अचीव करना है। ठीक है ना। तो ये डेवऑप इंजीनियर का मेन रोल ये होता है कि भाई आपके द्वारा जो डिप्लॉयड एप्लीकेशन है वो हमेशा कभी बंद ना हो, हमेशा चालू रहे, सालों साल वो आपकी चलती रहे। बिकॉज वी आर डेवलपिंग अवर एप्लीकेशन इनसाइड कंटेनर्स। अब हम अपनी जो एप्लीकेशंस जो है वो आप किसके अंदर डिप्लॉय कर रहे हो, कंटेनर के अंदर डिप्लॉय कर रहे हो। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपके जो कंटेनर हैं वो हमेशा चालू स्थिति में रहे। इवन दो आप सर्वर अगर रिस्टार्ट भी कर दो तो सर्वर जब वापस से रिबूट होगा उस समय भी कंटेनर किस स्थिति में होने चाहिए, अप एंड रनिंग। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, आपको एक कंटेनर बना के बताऊंगा। और मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस में अप एंड रनिंग कंटेनर बता रखे हैं, मगर उसमें रीस्टार्ट पॉलिसी नो होती है। जिसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका सर्वर बंद होकर चालू होगा तो कंटेनर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं होंगे। इन केस अगर कोई भी इश्यू आता है, हमें सर्वर रीस्टार्ट करना पड़े, तो उस केस में आपका कंटेनर अगर रीस्टार्ट नहीं हो पाया तो एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली चल नहीं पाएगी, और एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी तो अगेन हमारा बिजनेस लॉस होगा। ठीक है ना। आज हम कंटेनर बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप डॉकर रन करके, मैं बताऊंगा एक बार जिसमें हमारी रीस्टार्ट पॉलिसी नो होगी डिफॉल्ट में, और मैं WSL से बाहर निकल के वापस से अंदर जाऊंगा और कंटेनर की स्टेटस चेक करूंगा तो वो आपको दिखा हुआ आएगा कि वो नन है। ठीक है। आज का पूरा लेक्चर डॉकर रिस्टार्ट पॉलिसी के बारे में। मैंने विंडोज टर्मिनल लिया, यस पे गए। ठीक है। WSL-L-V। ठीक है ना। इसमें मैं उबंटू के अंदर चले जाता हूं। WSL-D, डी का मतलब भाई डिस्ट्रीब्यूशंस। मेरे पास कितने डिस्ट्रीब्यूशन है अभी? 2, जिसमें से मुझे किधर जंप करना है, उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसमें लॉगिन करना है मुझे एज अ रूट WSL विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स। मैंने WSL से लॉगिन किया उबंटू के अंदर। यहाँ पर एक और नया टैब ओपन कर लिया मैंने, वापिस से WSL-L-V किया मैंने, और इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूं WSL-D Debian-U रूट। तो मेरे दोनों चल जाएंगे, है ना। 2 टैब और दोनों लाइनेक्स के अलग अलग इन्वायरमेंट। ठीक है ना। सबसे पहले आप किसी भी ओएस के अंदर आते ही सबसे पहले बेसिकली फर्स्ट काम आपको ओएस को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है ना। यहां से मैं APT अपडेट एंड APT अपग्रेड ये मैंने किया। ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी सिस्टम का पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहे हो, कोई नया पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ टेम्पररी फाइल्स बनती है। ठीक है ना। उस टेम्पररी फाइल्स का लोकेशन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। वो टेम्पररी फाइल्स का लोकेशन यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट कमांड हमने कौन सी चलाई, हाउ टू अपडेट एंड अपग्रेड द ओएस, ये कमांड चलाई। उसके तुरंत बाद आपको अपनी टेम्पररी डायरेक्टरी डिलीट करनी पड़ेगी। टेम्पररी डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइलें होती हैं जो कि किसी काम की नहीं होती है, मगर स्पेस कैप्चर होते रहता है। ठीक है ना। तो आपको हमेशा इस डायरेक्टरी को जो है इसके कंटेंट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो डायरेक्टरी है var lib apt list। ठीक है ना। तो मैं यहां पर जा रहा हूं cd var lib apt list। ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर गया मैं, cd var lib
एपीटी लिस्ट्स आ गया, एलएस डैश एल किया। अब इसमें बहुत सारी फाइलें आपको दिखाई दे रही है और हर एक फाइलों का साइज देखो लगभग एमबीओ में जा रहा है, ठीक है ना। ये जो है ना, दिस इज योर फाइल साइज एंड दिस इज इन बाइट। ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 65 लाख बाइट। अब ये ह्यूमन रीडेबल है कि नहीं है? क्या आप इस बाइट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि अगर मैं इसको एमबी में डिस्प्ले करूं तो अच्छी तरीके से समझ पाओगे एमबी में? क्योंकि बाइट इज नॉट ए ह्यूमन रीडेबल, गीगाबाइट इज ह्यूमन रीडेबल, मेगाबाइट में अगर मैं किसी फाइल का साइज बताऊं तो आपको वो रीडेबल होगा, मगर बाइट में आप कैसे उसको रीड कर पाएंगे? इसलिए हमारे पास यहाँ कमांड होती है जिसमें आप डिस्क यूसेज वाली कमांड होती है। कौन सी होती है? डिस्क यूसेज। कि भाई इस लिस्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर कितना एमबी या जीबी कैप्चर हुआ है, क्योंकि ये सारी जो फाइल्स है ये सब फालतू की फाइल्स है, टेम्पररी फाइल्स है। इन फाइलों का कोई सेंस नहीं है। ये फाइलें टेम्पररी ओएस लाके रखता है। कब? जब आप कोई ओएस अपडेट कर रहे हो या कोई ओएस अपग्रेड कर रहे हो या कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे आपने ट्री इंस्टॉल किया, आपने अपाचे 2 इंस्टॉल किया, आलतू फालतू फाइलें इस डायरेक्टरी में आके आती है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होगा? इन टेम्पररी फाइल्स को क्लीन अप करना। बट इससे पहले मैं क्या चेक करना चाहता हूं? फाइल साइज। कि सर इस लिस्ट डायरेक्टरी की ओवरऑल साइज कितनी हो रही है मेगाबाइट में, आप बता दो। तो यहाँ पर ये डिस्क यूसेज वाली एक कमांड होती है डी। जबकि आप अपनी कमांड की लिस्ट में देखोगे, या आप इस पे आ जाओ, ये 40 एसेंशियल लाइनक्स कमांड, इसमें मैंने एक कमांड बता रही है डी यू। यहाँ पर आप देखना एक कमांड होगी डी यू, अगर नहीं हो तो आप लिख लेना डीएफ है डिस्क फ्री, और यहीं पर एक कमांड होनी चाहिए एक्स्ट्रा, दैट इज डी यू, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर कमांड लिख देता हूं, ठीक है ना। इसमें नहीं है तो इसमें होगी, डी यू कमांड होगी। सो मैं डी यू डैश डैश हेल्प, तो डी यू कमांड जो है उसकी हेल्प मैंने पता करी। तो डी यू कमांड की हेल्प से आपको पता चल रहा है कि वो हमें डी यू मतलब डिस्क यूसेज या डिवाइस यूसेज बताएगा। डी यू, डी यू का मतलब डिवाइस यूसेज और डिस्क यूसेज। उसमें से एक फ्लैग मुझे एस यूज करना है, स्मॉल एस, जो कि समराइज के लिए होगा, और एक मुझे यूज करना है स्मॉल एच, जो कि किसके लिए होगा? ह्यूमन रीडेबल के लिए होगा। तो इन दोनों फ्लैग्स को मैं लिखना चाहूंगा डी यू डैश एस समराइज डैश एच ह्यूमन रीडेबल, और कौन सी डायरेक्टरी? करंट डायरेक्टरी। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, है ना। ये लाइनेक्स में ये डॉट का मतलब होता है भाई करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। ये भी आप देख लेना, यहाँ पर लाइनेक्स के अंदर यहाँ पर ये लाइनेक्स सिंबल्स हमने ले रखे हैं, है ना। इसमें से डॉट का मतलब होता है भाई करंट डायरेक्टरी, और करंट डायरेक्टरी मतलब मैं किसके अंदर हूं? अभी लिस्ट के अंदर हूं। तो मैंने डी यू करके किया, तो देखो कितना बता रहा है? 91 मेगाबाइट। सो 91 मेगाबाइट्स की जो मेगाबाइट्स फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें, उनका साइज कितना हो रहा है भाई? 91 मेगाबाइट। और ये 91 मेगाबाइट किसी काम की नहीं है, फालतू में ऑपरेटिंग सिस्टम में जगह घेर के रखी है। इन फाइलों को मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। सो आई विल रिमूव रिकर्सिव फोर्सफुली एंड ऑल फाइल्स। स्टार यहां पर लिख दिया। अब स्टार का मतलब, यहां पर स्टार नहीं है बट स्टार का मतलब होता है एवरी फाइल अंडर द करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर करंट डायरेक्टरी के अंदर, आप देखना पहले तो मैं ls डैश एल करूं, तो ls डैश एल में आपको देखो कम से कम 10-12 फाइलें आपको दिखाई दे रही है। और मैंने ह्यूमन रीडेबल वाली डिस्क यूसेज या डिवाइस यूसेज वाली कमांड से भी मैंने उसकी ओवरऑल साइज बता दी है कि 91 मेगाबाइट की जो फाइलें है सर ये फालतू की फाइलें हैं, और इस डायरेक्टरी को मुझे क्लीन अप करना है। तो मैं रिमूव रिकर्सिव फोर्सफुली और स्टार, स्टार मतलब, है ना, करंट डायरेक्टरी के अंदर जितना कुछ भी है फालतू की फाइलें मैंने रिमूव कर दी, ls डैश एल किया, ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए मैं डॉकर डैश डैश वर्जन करूं, डॉकर है मेरे पास, ठीक है ना। मैं डॉकर कंटेनर ps डैश ए किया मैंने, तो मेरे पास एक कंटेनर चल रहा है। इस कंटेनर को मुझे रिमूव करना है,
तो डॉकर कंटेनर आरएम फोर्सफुली, और कंटेनर का नाम, तो ये कंटेनर का नाम से मैंने इसको रिमूव कर लिया, तो ये कंटेनर मेरा चला गया, चला गया। अब मुझे एक कंटेनर बनाना है अप एंड रनिंग, तो मैंने आपको बता रखा है भाई पीपीटी में जाना, कंट्रोल F करना और 3 वर्ड लिखने हैं, अप एंड रनिंग। 3 वर्ड लिखोगे भाई, अप एंड रनिंग। अप एंड रनिंग लिखते ही आप उस शीट पर चले जाओगे जहां पर वो आपको वो कमांड मिल जाएगी डॉकर रन वाली। तो डॉकर रन वाली इस कमांड से आप एक अप एंड रनिंग कंटेनर बना सकते हो। इस कमांड को मैं नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूं, इस कमांड को मैं नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूं। इन कमांड में कुछ फ्लैग्स को मैं कंबाइन में भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। इसी कमांड को मैं कंबाइन में लिख सकता हूं। आई टी को अगर मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं तो इस डैश डी को भी तो कंबाइन करके लिख सकता हूं, डी आई टी भी तो बोल सकता हूं। साथ में ही लिख दो सर, अलग अलग क्यों लिख रहे हो, आई को अलग लिख रहे हो, टी को अलग लिख रहे हो, डी को अलग लिख रहे हो, तीनों को मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो डी आई टी, डी का मतलब डिटैच्ड मोड, आई का मतलब इंटरेक्टिव और टी का मतलब सूडो टीटीवाई। ये इंडिपेंडेंट फ्लैग्स हैं, मगर यू को मैं साथ में नहीं लिख सकता हूं क्योंकि यू के बाद वाला पैरामीटर ये दोनों एक साथ चलेंगे। समझ में आ रहा है ना। सो ये एक साथ चलेंगे, इसलिए हमें इस कमांड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में और मैं बता देता हूं, ठीक है ना। तो इन कमांड्स को इस तरीके से हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। समझ में आया। सो डी आई टी लिखो, आई टी डी लास्ट में लिखो। कुल मिला के मैंने ये किया और मैंने अपना कंटेनर चला दिया, मगर इसमें साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपको पोर्ट मैपिंग भी करनी है, क्योंकि कंटेनर चला रहे हो तो एक्सटर्नली आप उस कंटेनर को एक्सेस करोगे, एक्सटर्नली एक्सेस करने के लिए पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी, HP:CP, HP:CP। सो यहाँ पर अगेन आप क्या करेंगे, HP में आप अपना पोर्ट नंबर दे दिया आपने 8080, कंटेनर पोर्ट अंदर का क्या होगा, हमेशा अंदर का 80 होगा जनरली, क्योंकि HTTP ट्रैफिक के लिए, और ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इस डॉकर रन वाली कमांड में कहीं पर भी मैंने रीस्टार्ट पॉलिसी नहीं दे रखी है। ये कंटेनर बनेगा, अप एंड रनिंग बनेगा, मगर इसकी कोई रीस्टार्ट पॉलिसी नहीं है। अगर किसी की रीस्टार्ट पॉलिसी नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट आपका नो होगा, ठीक है ना। सो यहां पर कंटेनर रीस्टार्ट पॉलिसी ये रहा। तो अगर डॉकर रन से अगर आप कोई कमांड चला रहे हो और उसमें रीस्टार्ट पॉलिसी आपने अभी डिफाइन नहीं कर रखी है, तो बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट पॉलिसी कौन सी अप्लाई होगी, नो, ठीक है ना। और इस डॉकर रन में आप यहां पर आप जाके देख सकते हैं डॉकर रन डैश डैश हेल्प। तो आपको डॉकर रन के साथ में यूज होने वाले कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की फुल डिटेल मिल जाएगी, जिसमें मैं किस किस के बारे में पता कर सकता हूं कि भाई डॉकर रन के साथ में ये डी किस लिए यूज होता है, आई किस लिए यूज होता है, टी किस लिए यूज होता है, यू किस लिए यूज होता है, प्रिविलेजेस किसके लिए होता है, पी किसके लिए यूज होता है, और डैश डैश रीस्टार्ट पॉलिसी किस लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है। तो किसी भी कमांड के मल्टीपल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसकी फुल डिटेल देखने के लिए मैंने आपको बता रखा है भाई कि कमांड का नाम लिखो, लास्ट में डैश डैश हेल्प लिख दो। डैश डैश हेल्प लिखने के बाद आपको पता चलेगा यहां पर एक होगा डैश डैश रीस्टार्ट पॉलिसी, डैश डैश रीस्टार्ट डैश डैश रीस्टार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैग है, डैश डैश रीस्टार्ट। और इसमें डिफॉल्ट क्या दे रखा है, नो। तो इसका मतलब अगर आप की डॉकर रन कमांड में अगर आप डैश डैश रीस्टार्ट नाम का कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं लिख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट कंटेनर जो लॉन्च होगा वो किस रीस्टार्ट पॉलिसी से लॉन्च होगा, नो से। समझ में आ गया। अगर नहीं लिख रहे हैं तो नो, और लिख रहे हो तो इनमें से इन चार में से कोई एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखो, ये मैंने कंटेनर बनाया, मैं अपनी होम डायरेक्टरी में गया,
मैंने टेम्पररी फाइल्स बता दी और मैंने ये कंटेनर लॉन्च किया, डॉकर ps-a किया, ठीक है, कंटेनर बन गया, अप एंड रनिंग है। इस कंटेनर के अंदर जाके मैं अपनी एप्लीकेशन कर सकता हूं, कर सकते हो, मगर जिस दिन ये लैपटॉप या ये सर्वर बंद होके चालू हुआ उस दिन आपकी एप्लीकेशन बंद रहेगी, चालू कभी ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो रीस्टार्ट पॉलिसी आपने कंटेनर बनाते समय रीस्टार्ट पॉलिसी डिफाइन नहीं किया, और बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट पॉलिसी उसने क्या ले ली, नो ले ली। तो ये डेवऑप इंजीनियर के लिए सबसे खतरनाक बात है कि भाई तुम्हारा कोर्स ही किस बात पे टिका हुआ है कि तुम्हारी द्वारा जो एप्लीकेशन तुम जो डेवलप करोगे भैया वो 24 घंटे चलनी चाहिए, चाहे सर्वर में रीस्टार्ट करके भी चालू कर दूं तब भी जो चीजें तुमने कंटेनर में प्रोविजन कर रखी है ऑटोमेटिकली क्या हो जानी चाहिए, चालू हो जानी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन चालू नहीं हो रही है ऑटोमेटिकली तो यू आर नॉट अ गुड डेवऑप इंजीनियर। समझ में आ रहा ना? किसी भी टाइप की एप्लीकेशन डिप्लॉय कहां करोगे आप, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रीस्टार्ट पॉलिसी। और रीस्टार्ट पॉलिसी अगर आपने ये इस तरीके से आपने बना लिया जिसके अंदर मैंने रीस्टार्ट पॉलिसी नहीं दे रखा है तो अब दिक्कत क्या होगी, कंटेनर अभी तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब मैं यहां से WSL से बाहर निकलूं, WSL से बाहर निकलना मतलब ये मान लो कि सर्वर बंद हो गया है, ये रीस्टार्ट हो गया। अब दोबारा सर्वर के अंदर एंटर करेंगे, दोबारा सर्वर के अंदर एंटर कर गया आपके सामने, फिर से मैं डॉकर ps-a करूं, टर्मिनल से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो ये हो रहा है, टर्मिनल से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि कंटेनर रिस्टार्ट हो गया, टर्मिनल को WSL को शट डाउन करना पड़ेगा। WSL यहां से मैंने यहां पर मैंने किया, यहां पर मैंने एग्जिट किया, WSL डैश डैश शट डाउन, शट डाउन, ये WSL को आपने शट डाउन कर दिया। इसका मतलब जो आपके वो इन्वायरमेंट था ना लाइनक्स इन्वायरमेंट, वो सर्वर वो क्या हो गया है, अब शट डाउन हो गया। अब शट डाउन हो गया है तो दोबारा चालू कर सकते हैं, बिल्कुल चालू कर सकते हैं। इस डेबियन को मैं दोबारा चालू करूंगा और अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि यार वो कंटेनर पहले तो आप था मगर चालू होने के बाद वो बंद के बंद ही है, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप देखिएगा मैंने सर्वर चालू किया, डॉकर ps डैश क्या हो गया, एग्जिटेड। मैंने WSL को शट डाउन किया, WSL मतलब सर्वर, मैंने अपना सर्वर बंद किया, ये रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट होने के बाद वो दोबारा चालू हुआ, तो वो जो अंदर जो कंटेनर चल रहे थे क्या वो ऑटोमेटिकली चालू हो पाए, नहीं हो पाए, क्योंकि स्टेटस क्या रही है, एग्जिटेड। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रीस्टार्ट पॉलिसी। सर जो आपने कंटेनर बनाए डॉकर रन से, ऑलवेज अप एंड रनिंग कंटेनर बनाए, इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं दे रखा है, दैट इज रीस्टार्ट पॉलिसी। ये देना पड़ेगा सर। किस कंडीशन में, अगर आप रियल में कोई डेवऑप इंजीनियर हो, आपका मकसद ही यही है कि आपकी एप्लीकेशन हमेशा चालू होनी चाहिए, चाहे सर्वर रीस्टार्ट हो जाए, शटडाउन हो जाए, वापस चालू हो जाए, एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, दोबारा वो ट्राई करने का अटेम्प्ट करे, आपको अपनी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग रखनी पड़ेगी। बल्कि अभी की सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो एग्जिट कर गया, मैं फिर से आप देखूं तो एग्जिट के एग्जिट ही है। जब तक डेवऑप इंजीनियर खुद जाके मैनुअली चालू नहीं करेगा वो चालू नहीं होगी। और मान लो आपकी नाइट को 10 बजे ये बंद हुई और सुबह आप ऑफिस आ रहे हो 10 बजे, 12 घंटे तो एप्लीकेशन बंद और 12 घंटे तक का बिजनेस लॉस। समझ में आ रहा है ना? सो हमेशा डेवऑप इंजीनियर को ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए कि चाहे वो अपने घर पे सो भी रहा है ना, वो श्योर होना चाहिए कि भैया कंटेनर बंद भी होगा तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, उसको चैन की नींद आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है कि अगर एप्लीकेशन बंद हो गई तो भाई डेवऑप इंजीनियर को ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी चाहिए कि यार बंद होगा भी सही, एप्लीकेशन क्रैश भी होगा तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे चल के क्यूबरनेटिस में मैं आपको बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें सेल्फ हीलिंग वाले कॉन्सेप्ट है। यहाँ कंटेनर की रिस्टार्ट पॉलिसी है, वहां क्यूबरनेट्स के अंदर पॉड्स की हीलिंग कैपेसिटी, कि अगर पॉड बंद होगा तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो वो क्यूबरनेटिस के कॉन्सेप्ट समझने के लिए डॉकर के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, डॉकर की रीस्टार्ट पॉलिसी आपको समझनी पड़ेगी। समझ में आया? सो चलिए, अब ये आपने कंटेनर बनाया, इस कंटेनर की क्या पॉलिसी थी, ये कंटेनर बनाते समय क्या पॉलिसी थी, वो अगर इन्वेस्टिगेशन करना हो तो एक कमांड होती है डॉकर इंस्पेक्ट, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट।
इंस्पेक्ट करना मतलब जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्शन होता है ना, तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना। तो मुझे कंटेनर की जांच पड़ताल करनी है कि भैया ये फलाना कंटेनर, ये जो अभी एग्जिट हो गया है, ये जब बना होगा तब इससे उस समय मैंने इसकी क्या रीस्टार्ट पॉलिसी दे रखी थी, अभी तो मैं बता नहीं सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करके अपने कंटेनर का नाम देना। ये जैसे ही करेंगे लंबा सा ये जेसन फॉर्मेट आएगा, इसमें से आप देखना, यहां पर आप सर्च करते चलोगे तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा रीस्टार्ट पॉलिसी। तो रीस्टार्ट पॉलिसी कौन सी है, नो। समझ में आ गया। तो कोई कंटेनर अगर एग्जिटेड है और कोई भी कंटेनर की अगर आपको रीस्टार्ट पॉलिसी चेक करनी है तो आप डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कमांड से चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको रीस्टार्ट पॉलिसी बता दी। तो अब हम वो गलती नहीं करेंगे। अब हम ऐसा कंटेनर बनाएंगे कि सर आप अपना WSL शटडाउन भी कर दोगे, फिर चालू करोगे तो कंटेनर मुझे ऑटोमेटिकली चालू स्थिति में मिलेगा, ठीक है ना। तो हम अपनी इस कमांड को आज से थोड़ा इंप्रूव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ restart policy. So it will make our container up and running 24/7, 360 a day. Even though for any reason if the container goes down or the server goes down or server is rebooted or application get crashed, the Docker will try to restart the container again because of the restart policy. समझ में आया। सो यहाँ पर हम अपनी restart policy में बनाने जा रहा हूँ। सो अगर आपने डैश डैश रीस्टार्ट नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सी रीस्टार्ट पॉलिसी ले ली उसने, नो। अब हम देखेंगे ऑलवेज रीस्टार्ट, ठीक है ना। ऑलवेज रीस्टार्ट, अनलेस स्टॉप्ड, ये कुछ रीस्टार्ट पॉलिसीज है। अब मैं यहां पर लेना चाहता हूं ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब किसी भी कंडीशन में अगर कंटेनर डाउन होता है तो आपको चालू करना ही करना है, ऑलवेज स्टार्ट, ठीक है ना। सो लेट्स क्रिएट अनदर कंटेनर विद द हेल्प ऑफ सेम कमांड, रीस्टार्ट स्पेस रीस्टार्ट ऑलवेज, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा मुझे डॉकर रन डैश डैश हेल्प और रीस्टार्ट डैश डैश रीस्टार्ट और स्पेस है। तो मैं यही कंफ्यूजन था कि रिस्टार्ट के बाद इक्वल टू लगाना है कि स्पेस लगाना है। भाई मैं भूल रहा हूं तो आप भी भूलोगे, तो आपको ये देखना है, टाइम टू टाइम चेक करना है कि रिस्टार्ट के बाद क्या लगाना है, इक्वल टू के स्पेस। तो रीस्टार्ट के बाद इक्वल टू लगाना है कि स्पेस लगाना है वो हमें हेल्प से पता चले। तो हेल्प में आप देखो भैया सामने ही दे रखा है, क्या दे रखा है, ये डैश डैश रीस्टार्ट और उसके बाद क्या दे रखा है, इक्वल टू के स्पेस, स्पेस दे रखा है। इसका मतलब डैश डैश रीस्टार्ट के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्पेस लिखना पड़ेगा और इन चार में से कोई एक रिस्टार्ट पॉलिसी देनी पड़ेगी, या तो नो या ऑलवेज या ये। सो अभी मैं क्या यूज कर लूं, ऑलवेज। ऑलवेज मैंने लिख दिया। अब दोबारा मैं एक और कंटेनर बना लूं, आपके सामने ही मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा, बट इस बार कंटेनर बनाते समय आपको अपना होस्ट पोर्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक कंटेनर ऑलरेडी किस पोर्ट पे चल रहा है, 8080 पे चल रहा है। तो जिस चीज पर जो चीज चल रही है उस पर दोबारा कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं आ सकती। जैसे ये ऑफिस के अंदर सीटें हैं, अगर इस सीट पे विजय बैठ गया है और इसी दौरान अगर विजय बैठा हुआ है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसी चेयर पे नहीं बैठ सकता है। दीज आर रिजर्व्ड, someone has reserved the seat number, so the seat number 8080 is reserved by this exited container. So I cannot create another container on this 8080, I need to choose another number, so I can use 8081। समझ में आया। तो इस पूरी कमांड को मैंने ले लिया। इस बार मैं कंटेनर बनाऊंगा 8081 पर बना लो, ये किया, ये हुआ, ये कंटेनर भी अप एंड रनिंग है। समझ में आया। ये जो नया कंटेनर बना 4 सेकंड पहले ये भी अप एंड रनिंग है।
मगर इसकी सबसे खास बात क्या है, ये रीस्टार्ट पॉलिसी कैसे बना, ऑलवेज के थ्रू। इसका मतलब अगर मैं अपना सर्वर शट डाउन भी कर दूंगा, रीस्टार्ट भी कर दूंगा, या कंटेनर के अंदर वो जो एप्लीकेशन चल रही है वो किसी कारणवश से क्रैश होके कंटेनर बंद हो गया, भाई कैसी भी सिचुएशन होगी कंटेनर तो दोबारा चालू हो जाएगा, आप चैन की नींद सो सकते हो एज अ डेवऑप इंजीनियर। तो चलो यहां से एग्जिट मारते हैं, WSL को शट डाउन करते हैं। ठीक है, और WSL को वापस डेबियन के अंदर मैंने एंटर किया। अब ये क्या है कि ये रियल इन्वायरमेंट नहीं है, कभी चल जाए तो चल जाए, मैं श्योर नहीं हूं। आ गया, ये 4-7 सेकंड पहले ऑटोमेटिकली चल गया, जबकि मैंने WSL को शट डाउन किया था, मैंने अपने सर्वर को शट डाउन किया था, रीस्टार्ट किया था। मगर देखा, एक पुराना कंटेनर तो बंद के बंद ही है, मगर नया वाला कंटेनर क्या हो गया, चालू हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एज अ डेवऑप इंजीनियर आप अपनी सारी एप्लीकेशन, चाहे एआई की एप्लीकेशन हो, पाइथन की हो, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, इट हैज टू बी डिप्लॉयड इनसाइड अ कंटेनर, and the container which you are creating should be always up and running with the restart policy always। ठीक है ना। यहाँ पर इनका डिफरेंस भी आपको देखना पड़ेगा, भाई ऑलवेज और अनलेस स्टॉप्ड में क्या डिफरेंस है ना, अनलेस स्टॉप्ड। ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के मैं आपको इनकी रिस्टार्ट पॉलिसीज भी क्यूबरनेटिस के अंदर भी हम कंपेयर कर करके सीखेंगे कि भैया डॉकर के अंदर रिस्टार्ट पॉलिसी होती थी तो उधर पॉड की रिस्टार्ट पॉलिसीज होती हैं। आगे चल के हम सब चीजें देखेंगे, बट ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं आपको अब ये बता देता हूं कि अगर हमें कोई फाइल, अगर डॉकर के अंदर की कोई फाइल मुझे अगर उसके अंदर कंटेनर के अंदर भेजनी है तो मैं कैसे करूं। एक फाइल है, मुझे किसी दूसरी लोकेशन पे पहुंचानी है, तो लाइनक्स के अंदर एक सीपी कमांड होती है ना, सीपी मतलब कॉपी। तो अगर कोई फाइल है आपके पास होस्ट पे पड़ी हुई है, होस्ट से आपको किसी कंटेनर के अंदर पहुंचानी है, तो उसके लिए डॉकर सीपी सोर्स कंटेनर कॉलन टारगेट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने को ध्यान रखना है। और ls डैश एल किया, डॉकर ps डैश ए किया, कंटेनर चल रहा है होस्ट पे। अभी मैं कहां पर हूं, होस्ट के अंदर, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने एक फाइल बना ली, vim anil.txt, विम है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर apt इंस्टॉल विम डैश वाई। अब ये विम अपडेट नहीं हो पा रहा है, कोई रीजन बताएगा भाई, ये विम क्यों नहीं हो पा रहा है जबकि कमांड मैंने सही दे रखी। क्योंकि सर ओएस को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा, तो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड। और जब भी कोई अपडेट और अपग्रेड करते हो आपको टेम्परेरी डायरेक्टरी डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब टेम्परेरी डायरेक्टरी कौन सी होती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, cd var lib apt लिस्ट, लिस्ट्स ls किया, ls डैश l किया, ये देखो ये आ गई टेम्परेरी फाइल, फिर आ गई। इनको मुझे डिलीट करना है तो रिमूव रिकर्सिव फोर्सफुली, रिमूव रिकर्सिव फोर्सफुली ls डैश l किया मैंने, वापस अपनी डायरेक्टरी में गया, खाली कर दिया। अब मैंने यहाँ पर विम अनिल डॉट टी एक्स टी apt इंस्टॉल विम, अब मान लीजिए मुझे, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीडायरेक्शन ऑपरेटर। कि इस एको कमांड का जो भी आउटपुट है वो हमें रीडायरेक्ट करना है अनिल डॉट टीएक्सटी के अंदर। तो यहाँ पर आप देखना कि अगर मैं एको और स्ट्रिंग के अंदर अगर हेलो लिखूं तो वो हेलो कहां पर उसने प्रिंट कर दिया, कंसोल पे। मगर इसका ये जो आउटपुट है मुझे किसी फाइल पर मुझे रीडायरेक्ट करना है। सो आई कैन यूज echo hello, and this is a redirection operator. What this redirection operator do, whatever the output of the left hand side will be redirected to another file anil.txt. And if you see, the anil.txt is created with content, whatever the content I have written. ठीक है, अब यहां पर मैंने वापस से उसको किया echo, यहाँ ओके लैब्स किया और मैंने अगेन रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज किया, देन अगेन अनिल डॉट टीएक्सटी किया। तो अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, ओनली ओके लैब्स आएगा। ये देखो ओनली ओके लैब्स, तो प्रीवियस वाला ओवरराइट हो गया। सो दिस सिंगल रीडायरेक्शन ऑपरेटर will redirect the output to a file and it will remove the previous content of the file and it will write the new content। ठीक है ना। अब मुझे ऐसा चाहिए कि भाई पुराना भी डिलीट नहीं हो, रिडायरेक्ट भी हो जाए और नीचे की ओर अपेंड कर दे। उसके आप उसके लिए आपको ये करना है, डबल एरो यूज करना। ठीक है ना। अब यहां पर मैंने ओकेलिप्स के बाद मैंने लिखा नीमच। अब क्या होगा, ये नीमच जो कंटेंट है ये रिडायरेक्ट होगा अनिल डॉट टीएक्सटी में, मगर इसका जो प्रीवियस कंटेंट है वो इस बार रिमूव नहीं होगा, वो अपेंड कर देगा। अपेंड मतलब नीचे की ओर लिख देगा, पुराना ओवरराइट नहीं करेगा। मैंने कैट किया अनिल डॉट टीएक्सटी को, ये देखो ओकेलिप्स भी आ रहा है, नीमच भी आ रहा है। सो अगेन ये मैंने लाइनक्स के अंदर यहाँ पर मैं आपको शीट ढूंढना पड़ेगा मुझे, बट मैंने वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे, भैया रीडायरेक्ट में ये होगा वो होगा। मैंने सारी चीजें जो रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स के बारे में ये रहा हो, ठीक है ना, सारी चीजें बता रखी है। सो सिंगल एरो क्या होगा, डायरेक्ट्स द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ कमांड लाइन टू अ फाइल, इफ द फाइल एग्जिट इट विल बी ओवररिटन। और डबल एरो क्या करेगा, डायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ अ फाइल एडिंग द आउटपुट टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल। कि अगर वो फाइल है तो उसके लास्ट में अपेंड कर देगा, एंड ऑफ द फाइल। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं, ये मैंने आपको बताया है। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन इन लाइनक्स समझ में आया। सो ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये चीज मैंने आपको थोड़ी नहीं बताई है। अब मेरे पास अनिल डॉट टीएक्सटी फाइल है, इस फाइल को मुझे चलते हुए कंटेनर के अंदर भेजना है। ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर पिछले 7 मिनट से चल रहा है, इस कंटेनर के अंदर मैं भेजना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर डॉकर सीपी कमांड यूज करूंगा। अगेन इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डॉकर कंटेनर सीपी। डॉकर की लॉन्ग कमांड, डॉकर की शॉर्ट कमांड। तो डॉकर सीपी भी यूज कर सकते हो, डॉकर कंटेनर सीपी भी यूज कर सकते हो। उसके बाद डॉकर सीपी या फिर डॉकर कंटेनर सीपी। ठीक है ना, इसमें मैंने शॉर्ट कमांड बता रखी है, बट यू शुड रिमेंबर द लॉन्ग वर्जन एज वेल। सो डॉकर कंटेनर सीपी सोर्स, सोर्स क्या है मेरा, अनिल डॉट टीएक्सटी ए एन। ये देखो अनिल का मैंने ए एन किया और टैप प्रेस किया, दिस इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीशन। एंड देन आई नीड टू यूज द कंटेनर नेम कॉलन टारगेट। सो कंटेनर नेम, सो द कंटेनर नेम इज कंपोनेंट ये कॉलन और टारगेट। तो कंटेनर के अंदर जो फाइल सिस्टम है उसका टारगेट। तो कंटेनर के अंदर जो फाइल सिस्टम होगा ऑब्वियसली स्लैश से चलेगा, तो स्लैश में मुझे कहां पर रखना है, तो मैं स्लैश में कहां रखना चाहता हूं, रूट पर। फाइल सिस्टम पता है ना, लाइनेक्स का फाइल सिस्टम, ग्रीन वाली शीट। भाई कंटेनर के अंदर कंटेनर लॉन्च होगा तो कंटेनर भी एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी क्या मिलेगा आपको, फाइल सिस्टम मिलेगा, जिसकी शुरुआत ही कहां से होगी सर, स्लैश से। तो मैं
कहां रख रहा हूं? स्लैश रूट के अंदर, क्योंकि स्लैश रूट इज अ होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर, और जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी कौन सी होती है? होम। तो मैं यहां पर रखना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कोलन के बाद मैंने टारगेट डायरेक्टरी दे दिया। टारगेट मुझे कहाँ रखनी है? स्लैश रूट। ये कि वो जो अनिल डॉट टी एक्स टी पड़ी हुई है होस्ट पर पड़ी हुई है, उस फाइल को कॉपी करके मुझे कहाँ भेजना है? कंटेनर के अंदर, इस रूट डायरेक्टरी पर। इसलिए मैं कमांड डॉकर कंटेनर सीपी कमांड यूज कर रहा हूं। जैसे ही मैंने किया, सक्सेसफुली कॉपीड हो गई। अब मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा, डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट डैश आईटी, कंटेनर का नाम, कंटेनर का नाम और शेल। तो बॉर्न अगेन शेल, ये हमने बैश शेल यूज किया। इस कंटेनर के अंदर गया मैं, और इस कंटेनर के अंदर cd रूट के अंदर गया और ls-l किया। अनिल डॉट टी एक्स टी आ गई। तो होस्ट से मैंने फाइल कहां पर पेस्ट कर दिया? कंटेनर के अंदर पेस्ट कर दिया, कॉपी किया है बेसिकली। अब यहां पर मुझे ये चेक करना है कि इस कंटेनर के अंदर कौन सा शेल मैं यूज कर रहा हूं। तो एको करके आप डॉलर शेल यूज करो, ठीक है ना। ये सारी कमांड से मैं वन बाय वन एक एक लेक्चर में मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। हाउ टू चेक विच शेल वी आर यूजिंग। शेल पता ही है आपको। सो शेल इज अ ब्लैक विंडो, जिसमें आप क्या लाइनिक्स की क्या टाइप करते हो? कमांडे टाइप करते हो। वो शेल में जो भी कमांड आप टाइप करते हो, मान लीजिए ls-al किया, तो किस लेयर पर टाइप कर रहे हो आप? लाइनेक्स की कोई सी भी कमांड किस लेयर पर टाइप कर रहे हो? शेल पर। और वो जो कमांड टाइप करते हैं, वो कमांड कौन, उस कमांड किसको पास होती है? कर्नल को। वो कर्नल किससे इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर से। जैसे मैंने डिस्क यूसेज वाली कमांड चलाई अभी, डिस्क यूसेज डैश एच फॉर ह्यूमन रीडेबल, और मैंने उसकी डायरेक्टरी को लोकेशन दे दिया। तो डिस्क यूसेज वाली कमांड पहले कर्नल को गई, कर्नल से, क्योंकि हार्ड डिस्क तो कहां पड़ी हुई है? रियल इस लेयर पर। तो वो पूरा रिस्पॉन्स उसको कर रहा है। तो कर्नल बेसिकली क्या है? ये इसके हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है। इन शेल से आप कमांड टाइप कर। सो मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर शेल्स हैं, जिसमें से बैश है। बैश का मतलब बॉर्न अगेन शेल है। दिस इज द ब्लैक विंडो। और ये इन भाई साहब ने इस बैश टर्मिनल को डेवलप किया। अब आपको अगर पता करना है कि भाई कौन सा शेल है, तो इसमें ये एको कमांड से आप पता कर सकते हैं। एको शेल स्लैश बिन बैश, या फिर एको, और आप ये भी यूज कर सकते हो $0, ठीक है ना। तो इससे भी आप अपने शेल के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने कंटेनर में क्या लिखा? बैश लिखा। या मैं कंटेनर के अंदर आने से पहले मैं बैश की जगह क्या लिख सकता हूं? स्लैश बिन बैश भी लिख सकता हूं, तब भी आउटपुट वो के वही आएगा। सो एको डॉलर शेल, ये एको $0, ये हुआ। तो मैंने सक्सेसफुली क्या किया? मैंने सक्सेसफुली क्या किया? अनिल डॉट टी एक्स टी, ये होस्ट पे पड़ी हुई फाइल है, ये क्या, यही फाइल कंटेनर के अंदर भी कॉपी कर दी मैंने, ठीक है। और कंटेनर चल रहा है, कंटेनर इज अप एंड रनिंग स्टेट। अब चलते हुए कंटेनर पे भी मुझे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है। हाउ यू कैन एग्जीक्यूट कमांड्स ऑन अ कंटेनर विदाउट गोइंग इनसाइड। कंटेनर के अंदर मुझे कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो डॉकर कंटेनर एग्जैक कंटेनर का नेम, ठीक है ना। यहां पर आप लिखना हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसमें यहां पर लिखा हुआ है हाउ टू एग्जीक्यूट कमांड्स इन अ डॉकर कंटेनर फ्रॉम होस्ट। फ्रॉम होस्ट का मतलब आप होस्ट पे ही हो, कंटेनर के अंदर नहीं जा रहे हो। आप होस्ट से कंटेनर के अंदर कमांडें एग्जीक्यूट करवा सकते हो। कंटेनर के अंदर अनिल डॉट टी एक्स टी पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है? वहीं पर मुझे एक विजय डॉट टी एक्स टी फाइल बनानी है, मगर कहां से? होस्ट से ही बनानी है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? एक कमांड लिख सकता हूं, डॉकर कंटेनर एग्जैक, और मेरे कंटेनर का नाम,
ठीक है, यहां पर आप देखो डॉकर कंटेनर exec, or a docker exec is a short version and long version is docker container exec, then the container name and the command you want to execute. So I want to execute echo hello Vijay, and I want to execute this redirection operator, और वो मुझे कहाँ एग्जीक्यूट करना है, मुझे वो रूट के अंदर vijay.txt हो गई। मैंने होस्ट से कंटेनर के अंदर जाके कमांड चला दी, जबकि मैं गया कंटेनर के अंदर नहीं। आई हैव नॉट गो इनसाइड द कंटेनर एंड मैनुअली राइटिंग, आई एम ऑन द होस्ट एंड फ्रॉम द होस्ट आई कैन एग्जीक्यूट सम कमांड्स इनसाइड द कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर जाएंगे, डॉकर कंटेनर exec dash it, कंटेनर का नाम और बैश cd root ls, pwd किया मैंने। चलो मैं फाइल की बजाय मैं उसके कंटेंट को आपको बता देता हूँ कि यार मुझे उसके अंदर कोई फाइल देखनी है, रूट के अंदर की फाइल देखनी है। ये देखो बता दिया उसने कि ls किया मैंने, कंटेनर के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर उसको रिडायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कंटेनर के अंदर से मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने mkdir स्लैश रूट के अंदर मैंने विजय नाम की डायरेक्टरी बना हुआ और डैश पी दे दी। भाई पता होना चाहिए, तुम लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो रहे हो, एक एक फ्लैग्स के बारे में खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हुआ, अब मैं कंटेनर के अंदर गया, कंटेनर के अंदर गया cd root ls और विजय नाम की डायरेक्टरी बन गई। जबकि mkdir कमांड मैंने चलाई कहां से थी, होस्ट से चलाई थी। आई एम ऑन होस्ट, ठीक है ना, तो होस्ट से एग्जीक्यूट करना मैंने बताया। और आगे देखते हैं, है ना, इसमें बहुत सारी कमांडों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। अब तो ओवरऑल हमने ये बता दिया है। अब हम अपने पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पर आएंगे, डॉकर के आर्किटेक्चर पर आएंगे, और ये कंटेनर हमारा चल रहा है अभी, ठीक है, ये कंटेनर हमारा चल रहा है। कंटेनर के अंदर गया मैं और एक कंटेनर अप एंड रनिंग है। यहाँ पर वेब सर्वर, कल के लेक्चर में मैंने अपाचे इंस्टॉल किया था, आज मैं एनजिनिक्स इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं। कंटेनर में अंदर जाके देखो, मैं भी कंटेनर पे हूँ, तो सबसे पहला काम तो apt अपडेट एंड apt अपग्रेड करेंगे। टेम्पररी डायरेक्टरीज देखेंगे हम, ये हो गया। अब टेम्पररी डायरेक्टरी देखेंगे, ls में यहाँ रहते हुए भी टेम्पररी डायरेक्टरी देख सकता हूँ, warlib apt लिस्ट्स देखो आ गई टेम्पररी डायरेक्टरी, और ls डैश al किया, समझ में आया। तो दिस warlib apt list is a temporary directory where unnecessary temporary files has been created, we need to remove it. So we will check with this command, device usage summary and human readable. So there are 58 MB of unnecessary files which is being stored, we need to remove, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ गार्बेज फाइलें इकट्ठी होती रहती है और जिसे हमें टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना चाहिए। जैसे विंडोज के अंदर
विंडोज के अंदर टेम्पररी फाइल विंडोज आर किया, 2 बार परसेंट लगाओ और यहाँ पर लिखना है टीएमपी और इंटर किया। तो विंडोज के अंदर ये जो दिखाई दे रही ना, ये विंडोज की फालतू फाइल्स हैं, टेम्पररी फाइल्स हैं। और ये टेम्पररी फाइल्स का भी साइज अगर चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ फाइल साइज होता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो 700 MB की टेम्पररी फाइल्स, तो भाई ये फालतू की फाइलें हैं, ये 700 MB की फाइल्स है, तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्लो नहीं कर रही है काम करने में। मेरा लैपटॉप धीरे चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेम्पररी फाइलों को डिलीट करेंगे ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत फास्ट मिल सके। समझ में आ रहा है? सो जब विंडोज के अंदर एक टेम्पररी डायरेक्टरी होती है, विंडोज के अंदर टेम्पररी डायरेक्टरी होती है, ये रही विंडोज की टेम्पररी डायरेक्टरी सी यूजर्स हिमसू ऐप डेटा लोकल टेम्प। तो विंडोज ओएस के अंदर जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई ओएस अपडेट करते हो विंडोज का, तो विंडोज अपनी टेम्पररी फाइलें ला ला के कहाँ रखता है, इस लोकेशन। तो जब विंडोज के अंदर टेम्पररी फाइल का कॉन्सेप्ट है, तो क्या लाइनेक्स के अंदर टेम्पररी फाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? है ना? तो लाइनेक्स की टेम्पररी फाइल डायरेक्टरी क्या है? दिस इज द टेम्पररी डायरेक्टरी ऑफ लाइनेक्स, वी नीड टू रिमूव। सो मैंने रिमूव किया, रिमूव रिकर्सिव फोर्सफुली किसको, वारलिब एपीटी लिस्ट्स, ये चेक किया, डिस्क यूसेज है ही नहीं, ठीक है ना? तो वो हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एनजिनिक्स इंस्टॉल करना है, एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स डैश वाई। और कल हम क्या कर रहे थे, एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2। तो एनजिनिक्स इंस्टॉल करने के लिए एनजिनिक्स इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं करूंगा एपीटी अपडेट एंड एपीटी डैश वाई। ठीक है? तो कोई भी कमांड, इंस्टॉल वाली कमांड अगर फेल हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ओएस को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो आपके सामने किया मैंने अपडेट और अपग्रेड, और अब मैं आपके सामने क्या इंस्टॉल कर दूं, अभी भी नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओएस के बारे में पता करेंगे कि भाई ओएस कौन सा है। हाँ? सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, एनजिनिक्स। ठीक है? तो एनजिनिक्स की स्पेलिंग हमने गलत लिखी थी, इसलिए अब मेरे पास एनजिनिक्स इंस्टॉल हो गया है, NGINX वर्जन, एनजिनिक्स डैश डैश वर्जन, ये कमांड भी नहीं चल रही है, एनजिनिक्स डैश वी। समझ में आ रहा है? बस अंदाज से ही अपने को वर्जन चेक करना होता है, तो एनजिनिक्स डैश वी, एनजिनिक्स। अब एनजिनिक्स का जब अपाचे का वर्जन चेक किया था, तो अपाचे की सर्विसेज चेक करी थी 2 कमांड से, सिस्टम कंट्रोल और सर्विस। तो अगेन एनजिनिक्स भी क्या है, वेब सर्वर है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है, एज अ डीमन चल रहा है, दिखाई नहीं देता है। तो सिस्टम CTL, हाँ है वही, कंटिन्यू करना है ना, सभी को कंटिन्यू करना है। आपको तो पता है, मगर अभी जो देखेगा वीडियो उसको पता चलेगा यार सर ने ये कमांड चलाई, चली नहीं, फिर इसके बाद ये चलाई, तो वो सब फॉलो अप करेगा साथ साथ। सो सिस्टम कंट्रोल स्टेटस एनजिनिक्स। तो देखो, अगर आप कंटेनर के अंदर हो तो सिस्टम कंट्रोल कमांड नहीं चलती है, तो हमें फिर चलानी पड़ती है सर्विस एनजिनिक्स स्टेटस। एनजिनिक्स इज नॉट रनिंग, सो व्हाट वी कैन डू, स्टेटस की जगह स्टार्ट, फिर वो चेक कर लिया स्टेटस, एनजिनिक्स इज रनिंग। नाउ एग्जिट द कंटेनर, डॉकर ps डैश a। इस अप एंड रनिंग कंटेनर का पोर्ट नंबर क्या है, 8081। होम पर आए, अपने होस्ट पर आए, ब्राउजर के अंदर नए टैब पर खोला, लोकल होस्ट लिखा, कोलन 8081, और ये एनजिनिक्स चल। तो हमारा ये एनजिनिक्स जो सर्वर है ये चल रहा है पोर्ट 8081 पर। अगर मैं अपने कंटेनर को बंद कर दूं, डॉकर कंटेनर स्टॉप एंड देन द कंटेनर नेम, ये कंटेनर मेरा बंद हो जाएगा, ये कंटेनर मेरा बंद होगा।
डॉकर पीएस डैश ए किया मैंने, तो मेरा कंटेनर एग्जिट हो गया क्योंकि मैंने मैनुअली बंद किया है ना। कोई सिस्टम क्रैश से नहीं हुआ है वो बंद, वो मैंने मैनुअली बंद किया है तो हुआ है। अब अगर कंटेनर बंद तो एप्लीकेशन भी बंद। तो डेवऑप इंजीनियर का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मेक द एप्लीकेशन अप एंड रनिंग, एंड बिकॉज एप्लीकेशन आर रनिंग इनसाइड डॉकर कंटेनर, our responsibility to is to make those container up and running with the help of restart policy. तो आज का लेक्चर किसके बारे में था? टोटल अपना रीस्टार्ट पॉलिसी के बारे में था। आई होप आपको सब में समझ में आया होगा। आप WSL को शट डाउन कर करके देखना और आप इन्वेस्टिगेट करना ऑलवेज और अनलेस स्टॉप्ड और ऑन फेलियर को हम कैसे प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना तो पढ़ो मत, प्रैक्टिकली उस चीज को करके देखो और समझो कि भाई ये चीज क्या बता रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे मैं खूब खूब रिसर्च करता हूँ, कोई भी चीज पढ़ने से याद करने से बेटर है कि भाई उसको समझो। समझ में आ जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। समझना है अपने को, और समझोगे कैसे? प्रैक्टिकली कर करके, है ना, कि यार भाई ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना।